गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आपका वेलकम है आप लोग को सभी को केमिस्ट्री कोर्स में। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एक टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम देखेंगे किस तरह से हम आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम का किस तरह से हम फाइंड करेंगे, किसका ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी, किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। देखिए एंथैल्पी और एनर्जी लगभग समान है। तो हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की इसमें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम्पल हम लेंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है और आयनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब कौन कौन फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ये चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी से क्या समझें, मान लिया हम लिखे आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी से हम लोग क्या समझें। आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको अच्छा खासा जो पकड़ होगा वो पता होगा आपको, थर्मोडायनेमिक्स टर्म है ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना। तो इसमें क्या है कि आप कितना एनर्जी लग रहा है आपको किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने। फिर सुनिए, एनर्जी कितना लग रहा है, रिक्वायर्ड एनर्जी कितना चाहिए किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट सेल से निकालने। तो अगर हम लिखे थोड़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी को तो क्या लिखेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब वैलेंस शेल्स ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो अलग होगा ही। और इससे क्योंकि अगर सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में होता है तो एटम क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। सॉलिड स्टेट में तो काफ़ी क्लोज होते हैं, तो हम उसके आयनाइजेशन एनर्जी को इंडिविजुअली एक एटम का नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोग लिखते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना। क्योंकि गैसियस एटम में, गैसियस स्टेट में एटम अलग अलग होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि एनर्जी रिक्वायर्ड की जहाँ पे बात हो जाती है वहाँ पे हम लोग प्रोसेस एक्चुअली एंडोथर्मिक हो जाता है। आप एंडोथर्मिक, आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है और इस तरह से मान ले लिखे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है इससे, और एटम शुड भी कैसा होना चाहिए, गैसियस, और ये गैसियस केटायन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैलेंस शेल से तो ये ध्यान रखिए आपकी एक एक इलेक्ट्रॉन करके निकलता है वैलेंस शेल। आप एक बार 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, एक एक इलेक्ट्रॉन करके निकलेगा। दूसरा देखिए, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर सेकेंड आपका ये देखिए इस तरह से यहाँ, तो यहाँ पे प्लस प्लस बनाएगा, डबल पॉजिटिव, मतलब कह सकते हैं डाई पॉजिटिव आयन बनेगा और यहाँ पे यूनी पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यहाँ से, ये ध्यान दें। तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनेशन, और उसी डिफिनेशन को हम इस तरह से यहाँ पे दर्शाएं। ये भी डिफिनेशन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पॉजिटिव गैसियस आयन का निर्माण हो रहा है। जब प्रोसेस विधि आपका एंडोथर्मिक है, जो कि आपको रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत है। अब है कि ध्यान दें कि अगर हमारे पास सवाल आ गया कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फ्लोरीन है, नियोन है, देखिए यहाँ से हम लोग सीख जाएंगे कि इसका किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। हमारे पास जो भी है कि पूरे पीरियोडिक टेबल अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल मेनली जो बटा हुआ है ग्रुप और पीरियड में बटा, उसके अंदर भी कुछ सारी चीज़ें ब्लॉक्स है। ठीक है, तो
लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो किसमें बटा हुआ है, ग्रुप और पीरियड में बटा हुआ है। तो हम लोग साइज वगैरह जो डिसाइड करते हैं, जितने फैक्टर को डिसाइड करते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टी जितने भी इसको डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप में उनके साथ क्या हो रहा है, पीरियड में क्या हो रहा है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें, ये मैंने सारे एलिमेंट जो लिखा है ये पीरियड का लिखा है, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं नेचुरल एनर्जी का पीरियड से पूछा जाता है, इसलिए हम पीरियड के एलिमेंट्स को ज़्यादा दर्शाए हैं। आप ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन मान लें आपका नाइट्रोजन 7 है, कार्बन 6 है, क्लोरीन 9 है, ये 10 है और ऑक्सीजन आपका 8 है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट एक ही पीरियड का है, क्योंकि आप अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 6 2 5 2 4 2 7 और 2 8। इससे पता क्या चला आपको कि हर एक एलिमेंट में 2 सेल लगा, सिर्फ 2 सेल यूज हुआ है। और सेल क्या दर्शाता है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है, ठीक है। तो पीरियड बताता है, अगर 2 सेल लगा है तो 2 पीरियड है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग साइज किस तरह से चेक करें, ये देखिए, है ना। तो आप देख रहे हैं कि कहाँ पे, क्योंकि सेल तो कांस्टेंट है, अब हमको देखना है कि कहाँ पे न्यूक्लियस पे चार्ज कहाँ पे जाता है, तो साइज कौन डिसाइड करेगा। इसके मतलब सेल कांस्टेंट है, तो साइज को डिसाइड करने वाला फैक्टर यहाँ पे क्या आने वाला है कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन कहाँ पे आपको दिख रहा है, नियोन के पास, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 प्रोटॉन है। उसके बाद फ्लोरीन के पास, उसके बाद ऑक्सीजन के पास, उसके बाद आपको नाइट्रोजन के पास, उसके बाद कार्बन के पास। तो अगर हम सजा दें इस तरह से, नियोन, ध्यान देंगे, नियोन हो गया, इससे बड़ा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद इसके कार्बन। इस तरह से हम साइज को क्या किए, सजा। ये जो साइज आपका सजा है किस ऑर्डर में है बता रहे हैं। ये साइज जो है सबसे छोटा साइज है इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ये साइज का है ना। तो साइज जो हम सजाए हैं किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लार्जर टू स्मॉलर में। लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये साइज जो हम सजाए हैं, हम सिर्फ एक फैक्टर को देख के सजाए हैं, न्यूक्लियर चार्ज, मतलब प्रोटॉन को देख के सजाए, है ना। तो प्रोटॉन को देख के सजाए, जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना क्या होगा उसका साइज। ये बिल्कुल सही है कि साइज अगर हम देखें तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से इसका साइज। तो अब बात आती है साइज पर, तो हम पहुंच गए कि इसका साइज किसका बड़ा है, किसका छोटा है। बिल्कुल सही है, साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले नियोन आएगा, फ्लोरीन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, कार्बन आएगा। लेकिन बात आती है कि इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान होगा, वही तो कहता है नेचुरल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो साइज फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होगा कहीं ना कहीं ये आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बात करें कि एक एटम का साइज कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है, ध्यान देंगे, कुछ ऐसा है साइज। तो आप ध्यान देंगे कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ताकि सेल है जो भी हो, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो देखिए कहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा है। तो हमको ऑब्जर्व हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं हमको। यहाँ पे R4 सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे होगा। तो देखिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस रेडियस का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना आसान हो जाएगा। तो जितना बड़ा साइज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगा। इससे पता ये चला एक फैक्टर कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आप एटॉमिक साइज को बढ़ा लीजिए और आयनाइजेशन एनर्जी घटा लीजिए। ये तो क्लियर हो गया। इसके मतलब साइज पे तो आपको आना ही आना है। अगर कोई कह दे कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है नियोन का कि फ्लोरीन का, तो सबसे पहले साइज पे आना ही होगा
तो सबसे पहले हम लोग साइज देख लिए। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोटॉन से अगर हमको पता चल गया कि पीरियड का एलिमेंट है, पीरियड का एलिमेंट पता चल जाएगा आपको। देख रहे सब में 2 पीरियड है, 2 से लगा हुआ है तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सारे। तब हम देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज कहाँ ज़्यादा है, प्रोटॉन कहाँ ज़्यादा है। जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होगा साइज वहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। अब साइज का काम न्यूक्लियर चार्ज से प्रोटॉन से पता चल गया तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा। आयनाइजेशन एनर्जी कहता है जहाँ पे साइज छोटा हो, जहाँ साइज बड़ा हो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा साइज है नियोन। इसके मतलब नियोन का आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें। ये सबसे छोटा साइज है। हम जो सजाए हैं स्मॉलर टू लार्जर टू स्मॉलर सजाए, ध्यान दीजिए, लार्जर टू स्मॉलर साइज जो हम सजाए हैं लार्जर से स्मॉलर सजाए। अब नियोन का साइज जरा देखिए, नियोन का साइज सबसे छोटा है, इसके मतलब आयनाइजेशन एनर्जी उसका सबसे ज़्यादा होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, है ना। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें हम, लार्जर क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा होगा नियोन, उसके बाद फ्लोरीन का ध्यान देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन है और कार्बन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नियोन बिल्कुल सही है। नियोन का तो क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा नहीं ना, वो देना चाहिए। उसका दोनों चीज़ लगभग सब क्या बोलते हैं ना के बराबर होता है, चाहे ऐसे एनर्जी ले चाहे इलेक्ट्रॉन ले एंथैल्पी ले। तो चलिए अभी हम ऐसे एनर्जी की बातें कर रहे हैं। उसके बाद फ्लोरीन आ रहा है, ठीक है, और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, NH2 के कॉन्फ़िगरेशन में है और Np5 के कॉन्फ़िगरेशन में है। ये चाहेगा जल्दी से जल्दी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में तब्दील हो जाए, तो ये कभी नहीं देना चाहेगा। ये जब भी इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लेने का, ये आपका फ्लोरीन का या फ्लोरीन के जो भी मेंबर है, जो भी फैमिली है। लेकिन अब बात आती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में थोड़ा फाइट हो गया। ध्यान दें कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका। ऑक्सीजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या लिखते हैं आप, NH2 और Np2, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली, Np2, Np4, यहाँ पे लिखते हैं NH2 और Np3, Np3 जरा ध्यान दें, और Np4। हम P की बात कर रहे हैं, P और 3। नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में P3 है और ऑक्सीजन के केस में P4 है। अब बताइए कि ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन है, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ए इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा ऑक्सीजन की तुलना में। इसके मतलब एक फैक्टर यहाँ पे और आ गया जो आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता है, वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या आएगा, नाइट्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन से आगे आने वाला है। ये हो गया, यहाँ पे गलती आप नहीं करेंगे। अगर आपको सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी पूछ दिया गया, किसका ज़्यादा है किसका कम है आयनाइजेशन एनर्जी, तो एक बार आप कॉन्फ़िगरेशन जरूर चेक करें। सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड होके आप ऑप्शन या फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश न करें, कॉन्फ़िगरेशन पे जरूर जाएँ। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p3, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p4, p4 p3 में ज़्यादा स्टेबल कौन है, p3। तो नाइट्रोजन का क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। उसके बाद ऑक्सीजन को आप रखें, उसके बाद कार्बन को रखें। इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस। आप समझ गए। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी की सवाल बनाना है तो खासकर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एटॉमिक साइज, दूसरी बात न्यूक्लियर चार्जेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी और भी है, शेल्डिंग इफेक्ट भी है, पेनिट्रेशन इफेक्ट है, लेकिन सारे सवाल ये 3 चीज़ से बन जाता है जनरली ज़्यादातर। शेल्डिंग का काम भी कम होता है और पेनिट्रेशन का काम भी कम होता है। हालांकि शेल्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको अलग से पढ़ाएंगे हैं, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी अगर बनाना है तो साइज फैक्टर, इसके लिए आपको कहीं किसी भी चीज़ से साइज के पास जाना है। साइज के पास पहुंच गए तो एक चीज़ जरूर देख लीजिएगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कहीं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में तो नहीं है।
कहीं P3 में तो नहीं है, P6 में भी तो नहीं है, कहीं कि इस प्रकार के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं S2, P3, P6, D5, D10, F7, इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन देना एटम नहीं चाहता है और इस कंडीशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है ना। तो आई थिंक आपको आयनाइजेशन एनर्जी की कहानी समझ में आ गई होगी। आप किसी भी बुक को लेके बैठेंगे आपको इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।